शोभा के दो बच्चे थे, नेहा और प्रतीक। शोभा दोनों से बहुत प्यार करती थी और दोनों पर अपनी जान लुटाती थी। लेकिन पढ़ाई के लिए उसने अपनी बेटी नेहा को बचपन में ही दिल्ली में एक हॉस्टल में भेज दिया था ताकि वो भविष्य में कुछ बन सके। समय बीतता है और नेहा और प्रतीक बड़े हो जाते हैं। एक दिन प्रतीक आकर अपनी माँ शोभा से कहता है, माँ, अब तो नेहा की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें उसे यहाँ जयपुर बुला लेना चाहिए? बुला लेंगे बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है। उसका कॉल आया था मुझे, वो 6 महीने बाद खुद ही यहाँ हमेशा के लिए आ जाएगी। फिर हम उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ बेटा कि उसकी शादी से पहले तू शादी कर ले, ताकि भाभी की रस्म निभाने के लिए मेरी बहू तो आ जाए। क्या माँ, आप भी मेरी शादी के पीछे पड़ गयी? अब सच बता, तुझे कोई लड़की पसंद है या मैं तेरे लिए कोई रिश्ता देखूं? माँ, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और अगर आप कहें तो मैं उसके घर बात करूं। शोभा अपने बेटे की खुशी के लिए मान जाती है, जिसके बाद प्रतीक आशा के घर बात करता है और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। और एक दिन प्रतीक अपने कमरे में बैठा कॉल करके अपनी बहन नेहा से कहता है, अरे नेहा, तू कब आएगी मेरी बहन? तेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया है और पंडित ने अगले महीने की शादी का मुहूर्त निकाला है। अब तो आजा। भाई मुझे माफ कर दो, यहाँ इतना काम है कि मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी। आप शादी कर लो, मैं भाभी से शादी के बाद मिल लूंगी। अरे पर अगर मेरी शादी में मेरी इकलौती बहन ही नहीं होगी तो मुझे कैसा लगेगा? अरे कुछ नहीं लगेगा, हम सब एक परिवार हैं और हम सबको समझना चाहिए एक दूसरे को। नेहा की बात मानकर प्रतीक बिना नेहा की राह देखे आशा से शादी कर लेता है और आशा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। जिसके बाद वक्त बीतता है और आशा अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन दरवाजे पे दस्तक होती है। और जब आशा जाकर दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने उसकी दिल्ली वाली ननद खड़ी होती है। लेकिन आशा उससे पहचानती नहीं थी, इसीलिए उसे देखकर आशा पूछती है, जी आप कौन? आपको किससे मिलना है? भाभी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी दिल्ली वाली ननद। अरे नेहा, तुम आओ आओ। आशा जयपुर में ही पली बड़ी सीधी सादी सी लड़की थी, लेकिन नेहा दिल्ली से पढ़ के आने की वजह से बहुत मॉडर्न थी। नेहा घर के अंदर आती है और शोभा उसे देखकर अपने गले से लगा लेती है। जिसके बाद शोभा उससे कहती है, जा बेटी, हाथ मुंह धो के फ्रेश हुआ, तेरी भाभी तब तक तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना देगी। ठीक है माँ, वैसे भी यहाँ दिल्ली से ज्यादा गर्मी है, ये गाँव जैसा है ना। आशा को ये सुनकर अजीब लगता है कि उसकी दिल्ली से आई हुई ननद को जयपुर गाँव लगता है। जिसके बाद वो अपनी ननद के लिए जयपुर का मशहूर दाल बाटी चूरमा बनाती है। प्रतीक, शोभा और नेहा सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और जैसे ही आशा नेहा की थाल में खाना परोसती है तो खाना देखकर नेहा कहती है, ओह गॉड, कितना ऑयल है इसमें, मैं नहीं खा सकती ये सब। अगर मैंने इतना तेलिया खाना खाया तो मेरा तो सारा फिगर ही खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तो दिल्ली ही है। अरे मेरी दिल्ली से आई दिल्ली वाली ननद, एक बार खा कर तो देखो, तुमको ये पसंद आएगा। नहीं, मैं ये खाना नहीं खाने वाली, आप बस मुझे मेरा लेमन वाटर दे देना। अरे पर तेरी भाभी ने इतने प्यार से तेरे लिए बनाया है, अगर खा लेगी तो तेरा क्या जाएगा? नहीं नहीं, मुझे फिर से दिल्ली जाना है। मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा और ना ही ये मौसम। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है और आशा को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो भी उस बात को इग्नोर कर देती है। अब ये रोज का था, नेहा कभी वहाँ के मौसम को लेकर मुंह बनाती, कभी वहाँ के खाने के लिए, और बार बार दिल्ली जाने की जिद करती। एक बार दिन के समय इन सब बातों के बारे में सोचते हुए आशा खुद से कहती है, आखिर ऐसी भी क्या बात है जो मेरी दिल्ली वाली ननद नेहा बार बार दिल्ली जाने की जिद करती रहती है? जरूर कुछ तो लोचा है। उस दिन के बाद आशा चुपके चुपके नेहा पर नजर रखने लगती है, जिसकी भनक नेहा को जरा भी नहीं लगती कि तभी एक दिन वो नेहा को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुन लेती है, जो कहती है, यार मैं क्या करूं? मैंने हर कोशिश की कि मेरे घर वाले मुझे दोबारा से दिल्ली भेज दे, लेकिन वो तैयार ही नहीं है। अगर मैं यहाँ रही तो मुझे पक्का पता है वो मेरा रिश्ता करवा देंगे, भले ही मुझे घर से भागना क्यों ना पड़े। पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी। ये सब सुन के आशा के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, ओ, तो इसका मतलब ये है कि ननद जी किसी से प्यार करती हैं, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? माँ जी तो बहुत अच्छी हैं और जब उन्होंने मेरी और प्रतीक की शादी करवा दी तो इनकी भी शादी इनके प्रेमी से करवा ही देंगी। इसमें डरना कैसा? नहीं नहीं, मुझे मेरी ननद की मदद करनी चाहिए। मैं खुद आज शाम को प्रतीक और मम्मी जी से बात करूंगी। जिसके बाद आशा ड्राइंग रूम में शोभा और प्रतीक को बुलाकर सब कुछ बता देती है और ये सब सुनकर शोभा कहती है, अच्छा तो ये कारण है कि वो बार बार दिल्ली जाने की जिद करती है, तो इसमें डरना क्या? उसे बुला के ला प्रतीक उसके कमरे से, वो जिससे भी प्यार करती होगी मैं उसकी शादी उससे करवा दूंगी। ठीक है माँ, अभी बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर प्रतीक उसे कमरे से बुलाकर लाता है और शोभा उसे उसके प्रेमी को उसका रिश्ता लेकर जयपुर आने के लिए कहती है। और ये सब सुनकर नेहा कहती है, पर माँ मेरी बात तो सुनो। परवर कुछ नहीं पगली, तू जिसे चाहती है मैं उससे तेरी शादी करा दूंगी। मुझे कल वो दिल्ली वाला लड़का यहाँ चाहिए। कोई भी नेहा की एक नहीं सुनता और नेहा मजबूरन अपने प्रेमी को कॉल करके आने के लिए बोल देती है।
जिसके अगले दिन उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और जब शोभा जाकर दरवाजा खोलकर देखती है तो एक अधेड़ उम्र का इंसान खड़ा होता है, जिसे देखकर शोभा मन में कहती है, ओह, लड़के का बाप आया है रिश्ते की बात करने। बहुत बढ़िया, आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, अंदर आइए। शोभा उसे अंदर लेकर आती है और वो दोनों बैठ जाते हैं, जहाँ प्रतीक भी आकर बैठ जाता है। जिसके बाद नेहा आशा के साथ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और शोभा उस आदमी से पूछती है, तो बताइए, लड़का क्या करता है? जी मैं हूँ लड़का। अरे भाई साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? आप तो मेरी उम्र के हैं, तो आप लड़के कैसे हो सकते हैं? जी ये सच है कि मैं नेहा के कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि मुझे कोई अच्छी लड़की मिली नहीं। फिर जब मैंने नेहा को देखा तो इससे मुझे प्यार हो गया और हम दोनों 3 साल से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने नेहा को कितनी बार कहा है कि अपने घर में बात करे ताकि हमारी शादी हो जाए, पर ये डरती थी। और देखिए, ये सब आशा जी की मेहरबानी से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ये सब सुनकर तो आशा को लगभग चक्कर आने लगते हैं और प्रतीक उसे संभाल लेता है। जिसके बाद शोभा ये सब सुनकर कहती है, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी की शादी एक अधेड़ उम्र के लड़के से नहीं कर सकती। माँ मान जाइए ना, प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है। मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे। अनूप मुझे हमेशा खुश रखेंगे। तुमको शर्म नहीं आती एक छोटी उम्र की लड़की को फंसाते हुए? ये सब सुनकर आशा का दिल पसीज जाता है और वो कहती है, प्रतीक जी, माँ जी, रुक जाइए। आप इनको ऐसे मत कहिए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। अगर ननद जी की शादी किसी हम उम्र के लड़के से हो जाए और वो खुश ना रहे तो ऐसी शादी का क्या मतलब? आपको इनकी शादी के लिए मान जाना चाहिए। जिसके बाद शोभा और प्रतीक को भी उनकी बात सही लगती है और वो उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। और इसी तरह आशा की दिल्ली वाली ननद की शादी उसके पसंद के लड़के से हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती। साहूकार के पास एक नौकर था जिसका नाम मंगलू था। वो बहुत बड़ा बेवकूफ था। साहूकार उसकी हरकतों से परेशान हो गया था, इसलिए मंगलू हमेशा साहूकार की नजरों में उठने के लिए नई नई हरकतें करता रहता था। अरे मालिक, मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। अब क्या विचार? अरे जिससे आप अमीर बन सकते हो। तो जल्दी बताओ। अरे मालिक, हम पैसों की खेती कर सकते हैं। पैसों की भी कभी खेती होती है क्या भला? हाँ मालिक, कल रात मेरे सपने में लक्ष्मी माता आई और उन्होंने मुझे पैसों की खेती के बारे में बताया। अरे क्या सचमुच लक्ष्मी माता तेरे सपने में आई थी? हाँ मालिक, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो क्या कहा लक्ष्मी माता ने? अरे माता ने कहा, अगर तुम सूर्योदय के समय पैसे बोओगे और 1 महीने तक उसमें हमेशा सूर्योदय के समय एक लोटा पानी डालोगे तो पैसों के पेड़ उग जाएंगे और फिर उन पेड़ों पर बहुत सारे पैसे लगेंगे। हाँ मालिक, फिर आप और भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। ये बात सुनकर साहूकार बहुत खुश हो गया और मन ही मन और भी ज्यादा अमीर होने के सपने देखने लगा। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। अरे तो फिर देर किस बात की, चलो पैसों के पेड़ बोते। अभी नहीं मालिक, अभी तो दोपहर है। लक्ष्मी माता ने सुबह सुबह सूर्योदय के समय पैसे बोने के लिए कहा है। अरे हाँ ठीक है, तब तक मैं पैसे निकाल कर रखता हूँ। साहूकार अपनी तिजोरी में से 2000 के नोट निकालकर अलग करने लगा। उसने एक बड़ा बंडल नोट अलग करके रख दिया। अब साहूकार को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे तो बस सुबह होने का इंतजार था। जैसे तैसे उसने रात काटी और सुबह होते ही वो बगीचे में चला गया। अरे उठ जा नालायक, अभी तक सो रहा है। सोने दो मालिक, नींद आ रही है। अरे भूल गया सूर्योदय के समय पैसों के पेड़ बोने। पैसे बोने की बात सुनकर मंगलू जाग गया। अरे मालिक, मैं कैसे भूल सकता हूँ? माता लक्ष्मी मेरे ही सपने में तो आई थी। अरे अब जल्दी से कुदाल लेकर आ जा। हाँ ठीक है मालिक। मंगलू घर के अंदर से कुदाल लाया और बगीचे में खोदने लगा। अरे अच्छे से गड्ढे कर, तभी तो ज्यादा पैसे आएंगे। मंगलू मिट्टी खोदता जा रहा था और साहूकार उस मिट्टी में पैसे बो रहा था। दोनों ने मिलकर पूरे बगीचे में पैसे बो दिए थे। अब साहूकार हमेशा सूर्योदय के समय पैसे बोने वाली जगह पर पानी डालता है। धीरे धीरे समय बीत गया पर पैसों के पेड़ नहीं उगे। 1 महीना बीत गया। अरे पैसों के पेड़ तो उगे नहीं रहे। लगता है मालिक आपने अच्छे से सिंचाई नहीं की है। अरे मैं तो हमेशा इनमें पानी डालता रहता हूँ। अरे लगता है लक्ष्मी माता हमसे नाराज हो गई है। मैं देखता हूँ। मंगलू ने जमीन खोदी तो उसने देखा कि सारे नोट सड़ गए हैं। नोटों को सड़ा हुआ देखकर साहूकार को गुस्सा आया। अरे नालायक, यही वजह से नुकसान हो गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साहूकार ने डंडे से मंगलू को बहुत पीटा। अरे तेरे जैसे नालायक का यही हाल होना चाहिए। साहूकार गुस्से में वहाँ से चला गया। आज मालिक का बहुत नुकसान हो गया। अब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे मालिक मेरी तारीफ करेंगे। मंगलू सोचने लगता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो साहूकार के पास जाता है। अरे मालिक, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे आप सचमुच अमीर बन सकते हो। भाग यहाँ से, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मेरा इतना नुकसान करवा दिया नालायक।
अरे नहीं मालिक, इस बार ऐसा आइडिया है कि आपका थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा। अरे मुझे तो तेरे जैसे नालायक पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। पर मालिक एक बार मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बक। मालिक, मैंने सुना है कि शेर की खाल और उसके दांत बहुत महंगे बिकते हैं। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो मुझे भी पता है। हम दोनों शेर को पकड़ेंगे और उसे मारकर उसकी खाल और उसके दांत बेच देंगे। अब मुझे बेवकूफ समझाया तूने, ये सब इतना आसान नहीं है। अरे आसान तो नहीं है, पर अगर ये काम हो गया तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे। अमीर बनने की बात सुनकर साहूकार फिर से मंगलू की बातों में आ गया। पर हम शेर को पकड़ेंगे कैसे? अरे हम एक बकरी को शेर के सामने छोड़ देंगे और जब शेर बकरी को खाने आएगा तो हम उसे जाल में फंसा देंगे। ये ठीक रहेगा। साहूकार और मंगलू एक बकरी लेकर जंगल में चले गए। मंगलू ने बकरी को जंगल में छोड़ दिया और ये दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही शेर ने बकरी को देखा तो वो बकरी की तरफ बढ़ने लगा। शेर को बकरी की तरफ जाते हुए देखकर शेर के पीछे पीछे चलने लगे। दोनों धीमे धीमे शेर की तरफ बढ़ रहे थे और शेर बकरी की तरफ। पर जैसे ही बकरी ने शेर को अपनी तरफ आते हुए देखा, बकरी घर की तरफ भागने लगी। बकरी को भागते हुए देखकर मंगलू जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे अरे कहाँ जा रही है? रुक जा, रुक जा। मंगलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर शेर पीछे की तरफ मुड़ गया और दोनों को घूरने लगा। अरे नालायक, ये क्या कर दिया? अब शेर हमें नहीं छोड़ेगा। शेर तेजी से इन दोनों की तरफ भागने लगा और ये दोनों घर की तरफ भागने लगे। तभी शेर ने एक छलांग लगाई और साहूकार को दबोच लिया। मंगलू जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ, बचाओ, मालिक को शेर ने खा लिया, बचाओ। मंगलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक शिकारी वहां आया और उसने शेर पर डंडे से हमला किया। डंडा खाकर शेर वहां से भाग गया, पर साहूकार बुरी तरह जख्मी हो गया था। अब ठीक तो है ना मालिक? अरे नालायक, तेरी वजह से मेरा ये हाल हुआ। चल जा, मेरी नजर से दूर चला यहाँ से। लालच में आकर और बेवकूफ मंगलू की बात मानकर साहूकार ने पैसों का नुकसान भी करवाया और अपने शरीर को जख्मी भी। अब साहूकार अकेले ही लड़खड़ाते हुए घर की तरफ जाने लगा। सीख: बेवकूफ लोगों की संगत करके और उनकी बात सुनकर हमेशा नुकसान ही होता है और हमें लालच नहीं करना चाहिए।